आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक में आजम खान नहीं पहुंचे। आजम खान विधानसभा सदस्य चुने गए हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी वो विधानसभा जाकर शपथ नहीं ले पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि तबीयत ठीक रही तो सदन में रहूंगा, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, ये कहना था आजम खान का। आज समाजवादी पार्टी की विधायकों की जो बैठक थी उसमें भी शामिल नहीं हुए आजम खान, और ये एक बात फिर से इस बात का सबूत माना जा रहा है कि सब कुछ सामान्य नहीं है आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कद्दावर मंत्री आजम खान 2 साल बाद जेल से छूटे हैं। उन्होंने जेल से छूटते ही ज्ञानवापी विवाद और अपनों की बेरुखी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान के साथ देखिए आजम खान की ये खास बातचीत। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और मौजूदा रामपुर विधानसभा सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान लगभग 27 महीनों के बाद सीतापुर जेल से घर पहुंचे हैं। परिवार को कई ईदें आपके बगैर मनानी पड़ी। इस बार भी ये लग रहा था कि आप ईद पर घर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैसा रहा ये 27 महीनों का जो वक्त था आपके लिए? बहुत सख्त वक्त था। परिवार ने भी मेरे साथ जेल में ईदें मनाई, मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, मैंने। तो ईद तो 2 तरह की होती है। एक तो कोई खुशी का हादसा, और दूसरे रमज़ान के बाद जिन्होंने रोज़े रखे हों उनकी ईद। पिछले साल 15 रोज़ों के होते होते कोरोना हो गया था, तो ये मालूम ही नहीं रहा कि बाकी रोज़े कब गुजर गए, ईद कब गुजर गई। उनके 2 महीने तो बेहोशी रहा, ये ईद भी गुजर गई। ये कैसी रात थी? गमों की रात थी? अब आपको लगता है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि वहाँ बंदिश थी, यहाँ बंदिश से दीवारों से बाहर हूँ। माहौल खौफ का वहाँ भी था, और पूरे मुल्क में ही और सूबे में भी माहौल तो बहुत अच्छा नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। जो मस्जिद का वज़ू खाना था, उसमें जो मुस्लिम पक्ष का कहना है फाउंटेन का जो बेस है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है और वो मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी राय ये है कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये सवाल क़ब्ल अज़ वक्त है। हम थोड़ा सा पीछे लौट जाएं बाबरी मस्जिद की तरफ। तो बाबरी मस्जिद 22/23 दिसंबर 1949 की रात की जो अगली सुबह हुई थी, तो SDM महोदय ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। मस्जिद खुर्क हो गई थी और 500 मीटर के एरिए में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद हो गई थी। उसके बाद तकरीबन 4 दहाइयाँ गुजरी जुडिशल प्रोसेस में, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले में। लेकिन इसमें छोटी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 4-6 दिन का फ़र्क रहा, फासला रहा है। तो दोनों के प्रोसीजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि छोटी अदालत से लेकर आखिरी अदालत तक मुकदमा ज़ेर बहस और ज़ेर समाअत है। लिहाजा हमें और उन तमाम लोगों को जो कानून में यकीन रखते हों, उन्हें फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। मुसलमानों को किसी एक ख़ास पार्टी को रोकने की रेस में शामिल नहीं होना चाहिए? नहीं, हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी तो चाहिए जिन लोगों को सुनना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि ये जो इस बार आप पर इतने बहुत से मुकदमे हुए, इतनी लंबी आपको कुर्बानी देनी पड़ी, क्या वजह है? 20 दिन के अंदर मैं पहले नंबर का माफिया हो गया। पहले नंबर पर मेरा नाम था, दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी का नाम था, तीसरे नंबर पर अतीक अहमद का नाम था।
20 दिन में। तो इस माफिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान को लोगों के मुकाबले आए लोगों ने जिस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किया था, आपने भी क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी खड़ी की है, इसी वजह से इस समाज ने आपके साथ इस तरह से किया। लेकिन उनके साथ लोगों ने भी किया, कुछ उलमा ने भी किया, लेकिन उन्हें सर का खिताब मिला था अंग्रेज़ हुकूमत से, खान बहादुर का लक़ब मिला था, वो हुकूमत से बहुत करीब थे। मेरे मामले में हुकूमत भी फरीक रही और मेरे अपनों ने भी माशाल्लाह इसमें 98-99% मुकदमात तो उन लोगों के हैं और उन लोगों के थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के हाथ चेक और ड्राफ्ट के ज़रिए ज़मीनें बेची थी, फिर मुकदमे किए थे कि हमें कोई पैसा नहीं मिला। वो सब लोग मुकदमे हार गए। जो 2000 रुपये बीघा ज़मीन थी वो हमने 40,000 में उस वक्त ख़रीदी थी। ये बताइए कि जो जब आपका इलाज हुआ तो अखिलेश यादव जी हों, शिवपाल यादव जी हों या जो परिवार है समाजवादी पार्टी का, उनका सहयोग कितना मिला? वो जिसका जितना सहयोग रहा उसका शुक्रिया, जिनका नहीं रहा उनका भी शुक्रिया। और मैं ख़ुद इस पोजीशन में था ही नहीं कि मैं किसी के सहयोग को किसी तराजू में तोल पाता, लेकिन आज छोटे बड़े अपने पराए सबने बहरहाल मेरे लिए दुआ की। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब आप आ जाएंगे तो वो आपसे मिलने आएंगे, तो क्या फ़ोन पे उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की या आने के लिए कोई टाइम सेट हुआ है या आने की उम्मीद है उनके? आप क्या कोई बात हुई? आप कब कहा? ये आपकी इत्तला में ज़्यादा होगा, मेरी इत्तला में तो नहीं। मीडिया ने उनसे पूछा था जब आप जेल में थे कि सब लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा कि आज़म साहब जब आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा। अगर वो आते हैं तो आप लोग इस्तकबाल करेंगे? मेहमान तो मेहमान होता है। आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी को वो मजबूत हाथ नहीं मिले जो आज़म खान और मुलायम सिंह यादव के वक्त में पार्टी के अंदर होता था? हम तो बहुत कम हैसियत आदमी थे, उस वक्त भी पार्टी से निकाले गए थे। उस वक्त भी पार्टी से निकाले गए थे और हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अच्छे लोग, अच्छे बहुत अच्छे थे। मुलायम सिंह जी अच्छे थे और हमारे सामने एक मकसद था ज़िंदगी का, और वो उन लोगों के लिए था जो बहुत डाउन ट्रॉडन क्लास है, कमज़ोर दबे हुए लोग। उनके हाथ में कलम देना चाहते थे और उस कलम को हासिल करने के लिए हम अपने बड़ों के जूते सीधे करते थे। हमें करना भी चाहिए। किस पर ज़्यादा वक्त देंगे आप? किस तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, सियासत पर या तालीम पर? जो तरीक़ा रहा था, मैंने एक वक्त में वजारत भी चलाई, तालीमी मिशन भी चलाया, उत्तर प्रदेश के मसाइल भी जो मेरे अपने विभागों के थे उनको हल किया। मैं बहुत कम सलाहियत आदमी नहीं हूँ, गरीब हूँ, गली में रहता हूँ, छोटा सा घर है, ईडी की जांच चल रही है और मुझसे ये पूछा गया है कि विदेशों में मेरे कितने होटल हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितने मुल्कों में मेरी बैंक बैलेंसेस हैं। ये मुझसे जेल में कोरोना के भयानक बीमारी के दौरान, जबकि मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, तब 8-8 घंटे तक मेरा इंटरोगेशन होता था। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जहाँ भी दुनिया में कहीं कुछ है तो वो आप ले लीजिए। मेरे तो 2 अकाउंट हैं, एक पार्लियामेंट की सैलरी का अकाउंट है और एक यूपी विधानसभा की सैलरी का अकाउंट है, उसके अलावा तो कोई है नहीं। लेकिन आपके इन सवालात से मुझे तकलीफ़ कम और शर्म ज़्यादा आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने आपके साथ हमदर्दी जताई है, ट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका?
میں تو سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور برابر شکریہ ادا کر رہا ہوں، بغیر نہ کوئی جماعتی فرق، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی وچار کے فرق سے جس نے بھی میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، میں اللہ سے اس کی بہتری کی دعا کرتا ہوں۔ MIM کے نیتا ہیں اسد الدین اویسی، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، ملنے کے لیے انہوں نے لیٹر وغیرہ بھی سنا ہے جیل بھجوایا تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اب جیل سے تو نکل آیا ہوں لیکن لیٹر ابھی تک نہیں ملا ہے مجھے، آپ کو ملا ہو تو کہہ نہیں سکتا۔ داری بے سبب نہیں غالب، کچھ تو بات ہے جس کی پردے داری ہے۔ ابھی محمد اعظم خان صاحب سبھی پتے نہیں کھولنا چاہتے، لیکن جو وقت انہوں نے گزارا ہے، چاہے اپنے ہوں یا پرائے، تلخ وقت گزارا ہے اور ان کو بہت تکلیف ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ عبید الرحمان، ABP نیوز، رامپور۔ بابا بابا کوڑیا سٹی جانیا کوریا سٹی کوریا سٹی کہاں پہ ہے؟ شہر انگریزی لگے ہیں۔ کوریا سٹی وہ بہت دور ہے۔ کوریا سٹی دنیا کو کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ کوریا سٹی کہاں ہے؟ پروفیسر صاحب کو پتا ہوگا۔ ہو یہ چھوٹا والا گلوب لگتا ہے اور پتہ نہیں، میری بیٹی سے جا کے مل لو، شاید اسے معلوم ہو۔ ہائے، بابا نے بھیجا ہے۔ کم ہیئر۔ کوریا سٹی کوریا سٹی نہیں، کیوریوسٹی۔ وہ کیا؟ That's what brought you here؟ جو تمہیں یہاں تک لے آیا۔ کیوریوسٹی ABP نیوز آپ کو رکھے آگے۔